नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ खास खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी और जिनको हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। इसमें आज की सबसे पहली खबर है कि सीएम बादल का संगत दर्शन होने जा रहा है आज नवा शहर में। प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार संगत दर्शन में जुटे हुए हैं और 2017 भी सामने है। इस बीच नवा शहर में ये संगत दर्शन है, वहां पर जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे सीएम प्रकाश सिंह बादल। अगली खबर जो है वो है शिवलाल डोडा से जुड़ी हुई और सुनील जाखड़ से जुड़ी हुई। कोर्ट ने शिवलाल डोडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है इससे पहले, और अबोहर हत्याकांड को लेकर शिवलाल डोडा जो है वो मुख्य आरोपी है। कब होगी डोडा की गिरफ्तारी, ये बड़ा सवाल है। और भीमटांक हत्याकांड जो है वो आपको याद ही होगा, 2 लोग जो है फार्म हाउस में थे, उनमें से उनकी जबरदस्त पिटाई की गई और एक के हाथ काट दिए गए, मौत भी हो गई एक शख्स की। ये मामला है। इसको लेकर सुनील जाखड़ जो है आज चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होंगे। इसके आगे चलते हैं हम। अगली खबर है खडूर साहिब उपचुनाव। ये बहुत अहम है, 2017 से पहले ये उपचुनाव, और इसमें सारी पार्टियां जो है जोर आजमाइश कर रही हैं। बयानबाजी लगातार हो रही है, लेकिन अपने अपने खिलाड़ी उतारने के लिए जो है असमंजस बरकरार है। अकाली दल सबसे पहले सामने आया। अकाली दल ने इस सेमीफाइनल में अपना खिलाड़ी उतार दिया, मतलब अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार दिया ब्रह्मपुरा साहब को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस जबरदस्त ताल ठोक रही है 2017 के लिए, लेकिन अपना जो उम्मीदवार है वो अब तक नहीं उतारा है और कांग्रेस का असमंजस बरकरार है। हालांकि शकील अहमद बोल रहे हैं कि रमनजीत सिंह सिक्की जो पहले से जिन्होंने यहां से इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, ये धर्म ग्रंथ जो बेअदबी मामला है उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद सीट खाली हुई। उसके बाद रमनजीत सिंह सिक्की कोई मजबूत दावेदार बता रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला है जो वो कैप्टन साहब के पास है। तो फिलहाल ये कुछ खास खबरें हैं। इसके आगे हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। और रेल मंत्रालय ने पटना साहिब और पटना घाट के बीच बंद पड़े हिस्से को चालू करने के लिए मंजूरी दे दी है और मंत्रालय ने पटना घाट स्टेशन को संवारने का फैसला किया है, जिससे तख्त श्री पटना साहिब के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीरवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलकर बंद पड़े रेलवे ट्रैक को चालू करने की मांग की थी, जिससे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और बादल ने रेल मंत्री को सिख इतिहास के मद्देनजर पटना घाट रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग भी की है। और आपको बता दें कि रेल मंत्री ने कहा कि वो बिहार सरकार के पास ये मुद्दा उठाएंगे। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी हाल ही में इस बारे में बिहार के सीएम को एक पत्र लिखा था। हरसिमरत कौर बादल ने बताया है कि ये सेवा 10 किलोमीटर के बीच हर घंटे चलेगी और 800 यात्रियों के लिए मददगार साबित होगी। हरसिमरत कौर बादल ने मांगे मानने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु का धन्यवाद किया और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने पटना घाट स्टेशन से गंगा नदी के घाट तक सड़क बनाने का मुद्दा भी केंद्र सरकार को बिहार सरकार के पास ले जाने के लिए कहा। और एक और कार्यक्रम में बादल ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार को अगले साल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पटना साहिब तक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का आग्रह किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सलविंदर सिंह, आपको नाम याद होगा बिल्कुल, जिनकी लगातार एनआईए जिनसे पूछताछ कर रही है, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो चुका है और उसके अलावा एक अन्य टेस्ट की तैयारी भी चल रही है। कोर्ट से परमिशन की जो है इंतजार किया जा रहा है। सलविंदर पर एनआईए का शिकंजा कसता ही जा रहा है और एनआईए की टीम ने अमृतसर और गुरदासपुर में 5 जगहों पर रेड मारी और कई दस्तावेज जब्त किए। गुरदासपुर में एनआईए की टीम ने सलविंदर के दोस्त राजेश से भी 2 घंटे तक पूछताछ की। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एनआईए ने सलविंदर सिंह पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद सलविंदर से दिल्ली में पूछताछ चल रही थी, तो अमृतसर में एनआईए ने सलविंदर के घर के साथ गुरदासपुर में 3 जगह पर छापेमारी की। एनआईए की टीम गुरदासपुर भी सलविंदर के सुनियारे दोस्त राजेश वर्मा के घर पे पहुंची। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम ने सलविंदर से करीबन 2 घंटे तक पूछताछ की। वहीं एनआईए की टीम ने सलविंदर के गुरदासपुर सरकारी निवास पर भी दस्तावेजों को खंगाला। इसके साथ ही कुक मदन गोपाल के घर पर भी एनआईए की टीम ने सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की। वहीं अमृतसर में सलविंदर के घर में एनआईए की टीम के साथ पंजाब पुलिस भी थी।
एनआईए की टीम ने सलविंदर के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए। वहीं छापेमारी के दौरान ना तो एनआईए की टीम कुछ बोलने के लिए तैयार थी और ना ही पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी कुछ बोल रहा था। प्रॉपर्टी सीज की जा रही है उनकी। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣਾ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ अंदर की जांच ਮੈਨੂੰ की ਨਹੀਂ हो रही ਪਤਾ है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद एनआईए के हाथ सलविंदर के खिलाफ ऐसा कुछ लगा कि अचानक अमृतसर और गुरदासपुर में एनआईए ने कई जगह पर रेड मारी। एनआईए को सलविंदर की पॉलीग्राफिक टेस्ट की पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। इससे पहले एनआईए ऐसे सारे सबूत जुटाना चाहती है। सलविंदर के कुक और दरगाह के मुखी से पहले ही पूछताछ चल रही है। दोस्त राजेश वर्मा से भी पूछताछ के बाद एनआईए अब दोबारा से सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। अमृतसर से राजन गोसाई और गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पाकिस्तान के साथ लगते पंजाब बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश बीएसएफ ने नाकाम कर दी है और एक घुसपैठिए को बीएसएफ ने मार गिरा, जबकि 2 संदिग्ध जो हैं वो धुंध का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पठानकोट आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। इस बार 3 संदिग्ध आतंकी ताजपुर चौकी की तरफ से भारत में घुसने की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। पहले घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में घुसने के लिए फायरिंग का सहारा लिया, लेकिन सेना ने जवाबी कार्रवाई में एक घुसपैठिए को मार गिराया, जबकि उसके 2 साथी कोहरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। इस प्रकार से बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की अलर्टनेस से, जवानों की अलर्टनेस से जो ये इंट्रूडर घुस रहे थे, ये मौका रहते जवाबी फायरिंग में मारा गया। 2 बंदे वापस कोहरे का फायदा उठा के भाग गए। मारे गए घुसपैठियों से पाकिस्तानी मेड माचिस और कैप बरामद हुई है। इस घटना के बाद पाक बॉर्डर से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। मिशन 2017 को लेकर हर पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है पंजाब में, जिसे देखते हुए पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने फरीदकोट के जैतू में संगत दर्शन का प्रबंध किया, जहां पर उन्होंने एक बार फिर विरोधियों को निशाने पर लिया। सीएम प्रधान और पंजाब के सीएम सुखबीर बादल जगह जगह संगत दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनका जोर ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा है। सुखबीर बादल का कहना है कि सूबे की सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास है, जिसके लिए सरकार ग्रामीण इलाकों में 6000 करोड़ और शहरी इलाकों में 4000 करोड़ खर्च करने जा रही है। 6000 करोड़ रुपया पिंडां दी डिवेलपमेंट वास्ते ला रहे हैं, 4000 करोड़ रुपया ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पूरे पंजाब ਵਿੱਚ अकाली दल की सरकार का मेन मुद्दा ही डेवलपमेंट है। वहीं इस दौरान सुखबीर बादल ने साफ किया कि खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर अकाली दल पूरी तरह तैयार है और पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुकी है। तैयारी है, साडे उम्मीदवार तैयार उत्थे ऐलान कर दिते असीं ते 13 तरीक ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ, साडे वर्कर उत्थे पहुंच गए ते तैयारी है साडी पूरी। सुखबीर का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब की सियासत में उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फरीदकोट से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं हम। खडूर साहिब उपचुनाव कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बना हुआ है और कांग्रेस के चुनाव लड़ने से किनारा करने की चर्चाओं के बीच अकाली दल ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम के ऐलान का जल्द जो है बात कही है। खडूर साहिब उपचुनाव ने कांग्रेस के सामने अजीबोगरीब स्थिति खड़ी कर दी है। अपने विधायक के इस्तीफे के साथ ही खुद बुलाई इस मुसीबत ने अभी नए बने जर्नल कैप्टन को मुश्किल में डाल दिया है। अकाली दल ने अपना उम्मीदवार ऐलान दिया है, लेकिन कांग्रेस लड़ेगी या नहीं, अभी तक इसी पर शशोपंच बरकरार है। लेकिन चंडीगढ़ पहुंची पार्टी मामलों के इंचार्ज शकील अहमद चुनाव लड़ने का दावा जरूर कर गए, लेकिन साथ ही रमनजीत सिंह की दावेदारी को ही उन्होंने मजबूत बताया। नहीं, अभी तो फैसला होगा कि कई लोगों के नाम हैं, लेकिन सिक्की साहब हमारे सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो सिक्की साहब का क्लेम ज्यादा बनता है, उनसे हम लोग बात भी करेंगे, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। कैप्टन साहब ही फाइनल करेंगे आपस में। कि मैंने तो फॉर्म में कैप्टन साहब को 3-4 दिन पहले दे दिया है। आज बात होगी डिटेल से। 27 तक नॉमिनेशन फाइल करने का है। 2-3 दिन पहले इसके हम कैंडिडेट को भी साउंड करेंगे।
खडूर साहिब उपचुनाव को सत्ता पक्ष 2017 विधानसभा चुनावों से पहले के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा है। सियासी माहरों की भी यही राय है कि इस चुनाव में जीत या हार 2017 में वोटरों के झुकाव को बयान करेगी। अकाली दल अपने पत्ते खोल चुका है और इंतजार अब कांग्रेस के ऐलान का है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खडूर साहिब का उपचुनाव जिन हालातों में होने जा रहा है वो अपने आप में काफी अहम है। सत्ता पक्ष ने जहां इस चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है, तो वही विरोधी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरने से झिझक रही हैं। खडूर साहब की सियासी कसरत शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़े दावेदारों में से अकाली दल को छोड़कर कोई भी मैदान में जोर आजमाइश करने को तैयार नजर नहीं आ रहा। तलवंडी साबो से पटियाला उपचुनाव में मुंह की खाने के बाद आम आदमी पार्टी किसी भी उपचुनाव में छवि दांव पर लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए बात उसकी प्रतिष्ठा की है। मैदान खाली नहीं छोड़ सकती और अगर लड़ती है तो नतीजे हक में नहीं आए तो मिशन 2017 के दावों पर सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। इन सब के बीच सत्ता पक्ष अकाली दल इस चुनाव को लेकर जल्दी में नजर आ रहा है। उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया गया है और विरोधियों को मैदान में उतरने की चुनौती भी दी जा रही है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। करके थोनू जब डिसीजन हो जाएगा थोनू दसांगे जरूर। मैं थोनू दसन लग्या जदों आऊगा थोनू उदों दसांगे। आम आदमी पार्टी 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਫੋਕਸ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜੁਨ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਫੋਕਸ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। खडूर साहिब उपचुनाव के जरिए चुनाव से ठीक एक साल पहले ही सियासी हलचल का मूड बन चुका है और इस चुनाव के नतीजे सूबे की सियासत के रुख को बयां करेंगे। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में बलदीप सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की है। स्वराज मुहिम के नेता योगेंद्र यादव ने भी बलदीप सिंह का समर्थन किया। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ, ਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਡਟਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਡਟਾਂਗੇ। खडूर साहिब उपचुनाव लड़ रहे भाई बलदीप सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं? इशारों इशारों में वो कांग्रेस को खडूर साहिब चुनाव ना लड़ने की बात कह रहे हैं। क्या भाई बलदीप सिंह इस उपचुनाव में कांग्रेस से खुद के लिए समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं या फिर भाई बलदीप सिंह मिशन 2017 के लिए कांग्रेस के साथ कोई संभावी गठबंधन का इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आपके बढ़ रहे प्रभाव से कांग्रेस को भी थोड़ी चिंता है और ऐसे में कांग्रेस भी आपके साथी रहे लोगों को साथ लेकर आपके आधार को कम करने की कोशिश कर सकती है। बलदीप के इस बयान के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये बयान कांग्रेस प्रति कहीं न कहीं नरमी का संकेत देता है। लेकिन दूसरी तरफ बलदीप सिंह ने अकाली दल पर तीखे वार किए। उन्होंने साबित करदा है कि उन्होंने को लीडरशिप दी कोई उन्होंने को है ही नहीं। जे प्यो है तो पुत्र है या भैन है, वो रिश्तेदारियां चों आंगणी। मैं तो सदा देना सारी अकाली दल दी वॉलंटियर बेस नू कि वो साडे साथी बनन ते उन्होंने पता लगे कि स्वराज की हुंदा है। भाई बलदीप सिंह खडूर साहिब का उपचुनाव स्वराज लहर के समर्थन के साथ लड़ रहे हैं। स्वराज लहर के नेता योगेंद्र यादव ने भी ये इशारा किया है कि मिशन 2017 में स्वराज लहर भी सक्रिय भूमिका निभाएगी और इसके लिए वो अपने संभावी लीडर का संकेत भी दे गए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ थले काम करना चाहते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले खडूर साहिब उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। अकाली दल के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पहले ही इस चुनाव को सेमीफाइनल करार दे चुके हैं। कांग्रेस में भी इस चुनाव को लेकर भारी हलचल हो रही है, तो दूसरी तरफ स्वराज लहर की सरगर्मी भी ये दिखाती है कि पंजाब में भविष्य की राजनीति काफी दिलचस्प होगी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।
आपको बता दें कि भाई बलदीप सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी से सस्पेंड किए गए हैं और स्वराज लहर वाले जो हैं योगेंद्र यादव, धर्मवीर गांधी और ये हरिंदर सिंह खालसा, इन सबका सपोर्ट उनको मिला हुआ है। तो इस तरीके से वो चुनावी मैदान में है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। भीम टांक हत्याकांड में गिरफ्तारी से बच रहे शिवलाल डोडा को राहत नहीं मिली है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब डोडा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अबोहर के भीम टांक हत्याकांड के मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डोडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर राहत देने से इनकार कर दिया है। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने डोडा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले जिला अदालत भी शिवलाल डोडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है, जिसके बाद डोडा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। पुलिस इस मामले में अब तक 23 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जबकि शिवलाल डोडा को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कहती रही है। इस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। भीम टांक की हत्या के मामले में परिवार पहले दिन से शिवलाल डोडा को गिरफ्तार करने की मांग करता रहा है। इस मसले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सूबे में खराब कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधती रही हैं। चंडीगढ़ से पुनीत पारिंजा, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। बात हरियाणा की। हरियाणा में 139 नवनियुक्त डॉक्टर्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। इन नवनियुक्त डॉक्टरों ने कई बार ज्वाइन करने के लिए वक्त मांगा और सरकार ने वक्त भी दिया, लेकिन इसके बाद भी जब नवनियुक्त डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया तो सरकार ने ऐसे 139 डॉक्टर्स को जो है उनकी भर्ती वो कैंसिल कर दिया। उनकी जगह वेटिंग लिस्ट में शामिल डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र जारी करने का फैसला अब लिया गया है। ड्यूटी ज्वाइन ना करने की वजह से 139 डॉक्टर की नियुक्ति रद्द कर दी गई। 119 डॉक्टर्स को अब नियुक्त किया जाएगा जो वेटिंग लिस्ट में थे। आरक्षित 372 पदों के लिए नहीं मिले डॉक्टर। वो प्रोसेस शुरू हो गया। पहले कैंसिलेशन का सिस्टम है, पहले कैंसिल होगा और फिर वेटिंग में से अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। कुछ डॉक्टर ऐसे थे, लगभग 139 डॉक्टर, कि जिन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी, हमने एक्सटेंशन दे भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्वाइन करने नहीं आए। हमारे पास अस्पतालों में डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए हमने उनका कैंसिल करके और वेटिंग लिस्ट में से 139 डॉक्टर लगाने के आदेश जारी किए हैं। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, जिसके पहले दिन एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की किताब माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम पर एक सेशन का आयोजन किया गया। डॉक्टर चंद्रा ने संघर्ष के रास्ते की बातें इस दौरान साझा की। ये नजारा है गुलाबी नगर जयपुर में आज से शुरू है साहित्य के महाकुंभ कहे जाने वाले जी जयपुर साहित्य सम्मेलन का। दुनिया के सबसे बड़े फ्री लिटरेचर फेस्टिवल के 9वें संस्करण का शुभारंभ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। ये तो राजस्थान और हम सब का सौभाग्य है कि ये स्टेट एक ऐसा वेन्यू है जिसमें लोग आना चाहते हैं और आज हम सब की ओर से जो लोग बाहर से आए हैं उनका हम सब स्वागत करते हैं। इस मौके पर जानी मानी लेखक मार्गरेट एडवर्ड ने भी संबोधित किया। साथ ही लिटरेचर फेस्टिवल में जील के एमडी पुनीत गोयनका ने जेएलएफ टीम की तारीफ की। I would like to congratulate the entire team of Jaipur Literature Fest on achieving this milestone of almost a third of a million visitors to this festival. I will welcome the opportunity to continue to partner with you for many years to come. 25 जनवरी तक चलने वाले साहित्य के मेले के पहले दिन दोपहर 12:30 बजे जी फैक्टर सेशन में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम का भी विमोचन हुआ। जी फैक्टर सेशन में डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ एमजे अकबर और वल्लभ भंसाली मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रा ने आत्मकथा और अपनी जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां लोगों से साझा की।
अपने को आर्म्स का धंधा नहीं करना, मौत का सौदागर नहीं बनना, इसलिए नहीं कर पाऊंगा। या वी कैन मेक मनी, बट व्हाई टू मेक मनी बाय किलिंग पीपल, और व्हाई टू हैव द आर्म्स बिजनेस? देयर आर मेनी बिजनेसेस यू कुड डू। शाम 4 बजे एन अनसुटेबल बॉयज सेशन में करण जौहर और पूनम सक्सेना के साथ जानी मानी लेखिका शोभा डे ने भाग लिया। 20 देशों के 25 भाषाओं से संबंध रखने वाली 222 हस्तियां साहित्य के इस महाकुंभ में शिरकत कर रही हैं। इस साहित्यिक मेले में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, जयपुर। और अब खबर आपके काम की। अगर आप फिट रहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने फिटनेस को देखते हुए रिन्यूअल प्रीमियम कम करने का प्रस्ताव दिया है। IRDA की मंशा है कि बीमा कंपनियां फिटनेस को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी धारकों को डिस्काउंट दें। हेल्थ इज वेल्थ का मुहावरा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन वाकई में हेल्थ और फिटनेस पर फोकस कर पॉलिसी होल्डर्स अपने पैसे बचा सकते हैं। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रस्तावित नियमों में छूट दी है कि कंपनियां फिटनेस देखकर रिन्यूअल प्रीमियम में कमी कर सकती हैं। IRDA चाहता है कि बीमा कंपनियां सेहत की बेहद देखभाल के लिए लोगों को बढ़ावा दें। इंश्योरेंस कंपनियों को इस बात की भी छूट दी गई है कि वो प्रीमियम में कमी के अलावा नेटवर्क के अस्पतालों में पॉलिसी होल्डर्स को OPD कंसल्टेशन और हेल्थ चेकअप की सुविधा पॉलिसी में दे सकती है। IRDA ने कस्टमर बिहेवियर के लिए कि कस्टमर वेलनेस की तरफ जाए और वेलनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करे और अपना हेल्थ सुधारे, उसके लिए IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज को ये एक लीवे दिया है कि आप उस हिसाब से और एडिशनल डिस्काउंट्स दे सकते हो कस्टमर को। IRDA का हेल्थ इंश्योरेंस नियमों में प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इंश्योरेंस कंपनियों से नए प्रोडक्ट लाने को कहा गया है। साथ ही राज्य, शहर और एज ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट लाने का सुझाव है। डायबिटीज जैसे बीमारियों के लिए अलग पॉलिसी लाने का भी प्रस्ताव है। बीमा कंपनियों को सुझाव दिया गया है कि वो पॉलिसी होल्डर्स की बीमारी और इलाज का सारा रिकॉर्ड भी रखें। बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने की भी नसीहत दी गई है। अधिकतम 30 दिनों में क्लेम का निपटारा करने और बिना वजह क्लेम न रोकने को कहा गया है। अमोल देठे, जी मीडिया, मुंबई। और इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।